हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो स्वदेशी मूवमेंट। ओके, सो जो स्वदेशी मूवमेंट है ये बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था, यानी कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की जर्नी थी उसमें सबसे बड़ा रोल बंगाल स्टेट का ही है। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की जर्नी है उसमें सबसे बड़ा रोल बंगाल स्टेट का ही है, क्योंकि वहीं से उसी के पार्टीशन के बाद कहीं ना कहीं इंडिया के भी पार्टीशन की बात हुई थी और इंडिया पार्टीशन तक पहुंचा और उसका पार्टीशन हो गया था। सो बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था, उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने स्वदेशी मूवमेंट किया था। सो स्वदेशी मूवमेंट का मेन एजेंडा था बॉयकॉट ऑल द ब्रिटिश थिंग, चाहे ब्रिटिश का गुड्स एंड सर्विसेज हो, हर एक चीज़, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कह रहे थे सब चीज़ को बॉयकॉट करना, यानी कि मना कर देना, उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ा रहना। सो स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली उसी लिए किया गया था एज अ रिस्पॉन्स टू इट। किस लिए? जो बंगाल पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने किया था 1905 में। ओके, सो इसमें बेसिकली बॉयकॉट किया था हमने गुड, एंड इसमें इंडियन गुड्स को यूज़ करने का बात किया गया, प्रमोशन किया गया कि कोई भी ब्रिटिश के गुड्स को यूज़ नहीं करेगा, इंडियन गुड्स को ही यूज़ किया जाएगा, खादी सबको पता है। इसके अलावा ये जो था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स से कंट्री से रिलेटेड जो स्वदेशी मूवमेंट में उठाए गए थे, नेशनल प्राइड, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इन सब मुद्दों को स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उठाया गया था कि भाई हमें अपने नेशनल प्राइड के बारे में सोचना होगा, हमें अपने गुड्स यूज़ करने होंगे और ब्रिटिश के बॉयकॉट करने होंगे, सेल्फ रिलायंस बनना होगा, हमें पावर अपने हाथ में लेनी होगी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1904 में एक समाज बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जिसमें इन्होंने रूरल डेवलपमेंट, फ्री गवर्नमेंट और एम्पावर्ड सोसाइटी जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाया था। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, गांधी जी भी रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे और इंडिया क्योंकि एक रूरल एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, सो रूरल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है इंडिया के लिए। फ्री गवर्नमेंट, हमें जाहिर सी बात है इंडिया को फ्री गवर्नमेंट चाहिए थी जिससे इंडियन लोगों के लिए हम नियम कानून बना सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें छुटकारा मिला क्योंकि वो हमें रिप्रेस कर रही थी। और एम्पावर्ड सोसाइटी, अब ज़रूरत है कि इंडिया के लोग भी जागरूक हो जाए और अपने राइट्स, अपने डिमांड, अपने पावर को समझे और जो ये बॉयकॉट कर रहे थे हम चीज़ें, इन सब चीज़ को स्ट्रिक्टली लिया जाए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस होगी और वो हमारा देश छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। तो फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन होता है जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट किए जाते हैं हमारे लीडर्स द्वारा, हमारे कंट्री के लोगों द्वारा। सो आराम से शांति भरा प्रोटेस्ट, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट में बिलीव करते थे। इसमें तिलक पूना में, बाल गंगाधर तिलक पूना में संभाल रहे थे प्रोटेस्ट, बाल और गंगाधर तिलक पूना में, और राय जो थे पंजाब में, और पिल्लई मद्रास के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिया के अंदर पूना, मद्रास और पंजाब में ये सब प्रोटेस्ट को संभाला था। और इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे, तो ये भी पूरा प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिश का, सारी जो वो स्टेप्स ले रहे थे गलत थे। हमारे कंट्री में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आए और हमें पॉलिटिकल पावर भी हमसे छीन ली। सो यहाँ पे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो सिर्फ नॉन वायलेंट मेथड को यूज़ कर रही थी, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह को सपोर्ट करने लगी थी। याद रखिएगा जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे। और उस टाइम तक जो ये लीडर्स थे वो दो पार्ट में, दो ग्रुप्स में बट गए थे, मतलब दरार आ गई थी इनके आइडियोलॉजीज़ में, एक मॉडरेट एक एक्सट्रीमिस्ट। सो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बाद में ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये जो मॉडरेट थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को मानते थे और ये कह रहे थे कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है इसका बदला हम सिर्फ बंगाल तक ही रखें, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि पूरे नेशन तक हमें ये प्रोटेस्ट को लेके जाना है ताकि पूरा इंडिया इस पर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करे। सो एक्सट्रीमिस्ट की बात ज़्यादा मानी गई और पावर इनके हाथ में चला जाता है, मॉडरेट्स का इतना वैल्यू नहीं रह जाता, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्वराज की डिमांड कर रहे थे और इसमें एक्सट्रीमिस्ट में तिलक और अरविंदो घोष जैसे लीडर्स आते हैं। और इस टाइम पे सूरत स्प्लिट 1907 में भी हो गया था जो कि स्वदेशी मूवमेंट को इंडिया को और मजबूर कर रहा था कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव बनाए और इंडिया को स्वराज या फिर सेल्फ रूल दिलाए। और इसके अलावा डिफरेंट प्रोटेस्ट के फॉर्म होने लगे थे, मतलब कि अलग अलग तरीके से इंडिया के अंदर जो इंडियन लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहला तो गुड्स, जो फॉरेन गुड्स है, इंडिया का गुड नहीं, फॉरेन गुड को बॉयकॉट करना, उसका यूज़ ना करना और इंडियन गुड को प्रमोट करना।
इसके अलावा इंडियन कल्चर को बढ़ावा देना, जैसे उस टाइम पे जीन्स पैंट्स इन सब का कल्चर, इंग्लिश बोलना, इन सब चीज़ों को इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लीडर्स कह रहे थे कम करो और अपना खादी प्रमोट करो, अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन, अपना रिलीजन को आगे ले जाओ। समितिज़ बनाई गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का अपना इंस्टीट्यूशन था। सो जो समिति थी, स्वदेश बंधप समिति, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि उस टाइम पे मास मोबिलाइजेशन में काम आ रही थी। और इसके अलावा अब इंडिया का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बनाने लगे थे, क्योंकि फॉरेन गुड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पावर, लॉयर, ये सबको हम लोग बॉयकॉट कर रहे थे। सो उस टाइम पे बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया, ठीक है, और बंगाल के अंदर इंडिया का अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, जहाँ पे इंडियंस जाके पढ़ते थे, और ब्रिटिश फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने बॉयकॉट कर दिया था, रोक दिया था। और चैलेंजेस बहुत सारे थे स्वदेशी मूवमेंट के, जैसे लिमिटेड मास मोबिलाइजेशन, इतना, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे वो नहीं चाहते थे कि बंगाल से बाहर ये प्रोटेस्ट या प्रॉब्लम जाए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जाए, इन पूरा ऑल इंडिया इसमें सपोर्ट करे। सो लिमिटेड मास मोबिलाइजेशन ही रहा, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि मुस्लिम्स का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, वुमेंस इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। हालांकि इसमें स्वदेशी मूवमेंट में वुमेंस का भी पार्टिसिपेट देखने को मिला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। इन चैलेंज जो था वो था गवर्नमेंट का रिप्रेशन। गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमारे लीडर्स को जेल में डाल रही थी, उनसे सारे पावर्स छीन रही थी और लाठी चार्ज वगैरह कर रही थी। सो बहुत ज़्यादा दबा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लीडर्स को। तो गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी चैलेंज था स्वदेशी मूवमेंट में। लीडरशिप स्प्लिट, अब यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बट गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटी की कमी है, इंडिया में हमेशा से यूनिटी की कमी है, चाहे राजा के टाइम पे बात करें या फिर यहाँ पे भी। गांधी जी जो थे वो पूरा नॉन वायलेंट को मानते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो कि नॉन वायलेंट में नहीं, वायलेंट मेथड पे बिलीव करते थे। है, और हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, इंडिया का जो प्रोडक्ट था, हमारे अंदर ज़्यादा, हमारे पास फैक्ट्रीज़ नहीं थी, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा होता था एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश का। तो ये भी एक चैलेंज था, क्योंकि इतना इकोनॉमिकली उस टाइम पे हम फिट नहीं थे, बिकॉज पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। सो 1908 में फाइनली स्वदेशी मूवमेंट एंड हो जाता है। पर इसका यही एक फ़ायदा होता है कि अब यहाँ पे बहुत सारा जो इंडिया के लोग हैं वो समझ गए थे कि हमें मास मोबिलाइजेशन, एकजुट होकर यूनिटी बना के काम करना पड़ेगा, तो ही हम इंडिपेंडेंस तक पहुँच पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्वदेशी मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।